तो आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। हम बात करने वाले हैं उन दुनियाओं की जो हम सब अपने मन के अंदर बनाते हैं, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। एक तरफ तो हमारे पास एक मराठी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जारन, जो मतलब दिमाग को झकझोर कर रख देती है। और दूसरी तरफ हमारे पास ओशो का एक प्रवचन है जिसमें वो किताबी ज्ञान और अहंकार पर जोरदार हमला करते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये अंदरूनी दुनियाएं बनती कैसे हैं। एक दुनिया जो बहुत गहरे सदमे और दुख से पैदा होती है, और दूसरी जो उधार के ज्ञान और गुरूर से। हाँ, और जब ये दुनिया असली दुनिया से टकराती है तो क्या होता है। एक बहुत दिलचस्प पड़ताल होने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत फिल्म जारन से करते हैं। ये राधा नाम की एक महिला की कहानी है, और कहानी की शुरुआत से ही हमें लगता है कि इसकी दुनिया थोड़ी कह सकते हैं हिली हुई है। हाँ, एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसा बताया गया है कि बचपन में गंगूबाई नाम की एक औरत ने उस पर कोई तंत्र मंत्र किया था, और उसका असर उसके दिमाग पर रह गया है। बिल्कुल। और फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो आपको कभी भी आराम से बैठने नहीं देती। वो राधा की हालत के लिए दो थ्योरी एक साथ चलाती है। दो थ्योरी? हाँ, एक है साइंटिफिक थ्योरी कि उसे बचपन का सदमा है, अपनी बेटी को खोने का दुख है, और वो बहुत अकेली है, तो उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। अच्छा। और दूसरी है सुपरनैचुरल थ्योरी कि वो जो गंगूबाई का श्राप था वो सच है, कोई बुरी आत्मा उसके पीछे पड़ी है, और दर्शक इन्हीं दोनों के बीच झूलते रहते हैं। सही बात है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कुछ साल पहले राधा का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। अब वो अपनी बेटी साई को रोज स्कूल वैन तक छोड़ने जाती है, अपने पति शेखर से फोन पर लंबी लंबी बातें करती है, जो काम से बाहर गया हुआ है। सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लगता है। हाँ, लेकिन एक फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वही, वो अपने परिवार से, खासकर गांव वाले घर से कतराती है, वहां जाने से डरती है। और यहीं पर कहानी पहला बड़ा झटका देती है। उसका पति शेखर, जिससे वो लगातार फोन पर बात कर रही है, हाँ। वो असल में एक टूटे हुए बंद पड़े फोन पर बात कर रही होती है। एक मिनट, क्या मतलब जिस पति से वो पूरे समय फोन पर बात कर रही थी वो सिर्फ उसका वहम था? हाँ, वो असल में एक नॉन फंक्शनल डेड फोन पर बात करने का नाटक कर रही थी। अरे बाप रे। और ये वो पहला पल है जब हमें एहसास होता है कि उसकी हकीकत कितनी ज्यादा दरक चुकी है। असली ट्विस्ट तब आता है जब उसका पति शेखर, जो मरा नहीं था। अच्छा, वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और सच में काम से विदेश गया था। जब वो एक दूसरे फोन पर सच में कॉल करता है तो वो कॉल देखकर राधा बुरी तरह घबरा जाती है। जाहिर है। ये उसकी बनाई हुई दुनिया में पहली बड़ी दरार थी। हकीकत दरवाजा खटखटा रही थी। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, है ना? जो सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला सच सामने आता है वो उसकी बेटी साई को लेकर है। वो सच तो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या था वो? वो सच ये है कि साई नाम की कोई बेटी है ही नहीं। उस कार एक्सीडेंट में राधा का मिसकैरेज हो गया था। तो फिर वो जिस बच्ची को रोज स्कूल वैन तक छोड़ने जाती है वो कौन है? वो असल में उसके पड़ोसी की बेटी है। मतलब वो किसी और की बेटी को अपनी बेटी समझ रही थी? सिर्फ समझ नहीं रही थी, उसने उस भयानक दुख से बचने के लिए अपने मन में एक पूरी काल्पनिक दुनिया ही बना ली थी। पूरी दुनिया? हाँ, यहाँ तक कि उसने अपने कंप्यूटर पर पड़ोसी की बेटी की तस्वीरों को फोटोशॉप करके अपने और अपने पति के साथ लगाकर नकली फैमिली एल्बम तक बना लिया था। ये दिखाता है कि सदमा और दुख इंसान के दिमाग को हकीकत से बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और फिल्म का टाइटल जारन भी इसी तरफ इशारा करता है। सही कहा। इसका मतलब सिर्फ काला जादू नहीं है। सही पकड़ा। जारन का एक मतलब होता है किसी चीज का अंदर तक जड़ जमा लेना। अच्छा। जैसे राधा के मन में उसके सदमे ने, उसके दुख ने जड़ जमा ली थी, और लॉकडाउन के दौरान उसका अकेलापन इस काल्पनिक दुनिया के लिए खाद जैसा बन गया। क्योंकि उसे हकीकत का आईना दिखाने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। तो वो अपनी बनाई दुनिया में और धंसती चली गई। ठीक है, तो ये सब सुनकर लगता है कि ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल केस है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ट्रॉमा, ये सब। लेकिन फिल्म में इस नतीजे पर टिकने नहीं देती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ ऐसी चीजें फेंकती है जो इस पूरी साइकोलॉजिकल थ्योरी पर सवाल खड़े कर देती हैं। हाँ, जैसे घर में रखी भागाबाई डॉल का अपने आप हिलना। हाँ, वो बहुत डरावना सीन था। या काम वाली बाई का उस घर में कुछ महसूस करके डरना और काम छोड़कर भाग जाना।
और क्लाइमैक्स के पास एक प्लॉन्चेट बोर्ड का सीन आता है। हाँ, जब वो आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं और जब उस पर गंगूती नाम उभर कर आता है, जो गंगूबाई का ही दूसरा नाम था, तब शक होता है। तब फिल्म जानबूझकर हमें मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से निकालकर सीधे सीधे हॉरर की दुनिया में धकेल देती है। वो शक पैदा करती है कि शायद जो हो रहा है वो सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। तो राधा की कहानी तो मन के अंदर गहरे सदमे और दर्द से बनी एक दुनिया की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया सिर्फ दर्द से ही नहीं बनती। हाँ। हमारा दूसरा स्रोत एक ऐसी दुनिया की बात करता है जो ज्ञान, या यूं कहें कि ज्ञान के अहंकार से बनती है। हाँ, अब हम आते हैं ओशो के एक प्रवचन पर। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। ओशो बात कर रहे हैं पंडित मनसाराम शास्त्री नाम के एक बहुत बड़े विद्वान से, जिन्होंने सारे वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, सब कुछ। और ओशो उनकी विद्वता की तारीफ नहीं करते, बल्कि उस पर सीधा हमला करते हैं। सीधा और बहुत तीखा हमला। हाँ, ओशो का मुख्य तर्क ये है कि अनुभव के बिना जो ज्ञान होता है वो सिर्फ बेकार नहीं बल्कि महाअंधकार है। महाअंधकार मतलब अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, बिल्कुल। ओशो का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति को कम से कम ये पता होता है कि वो अज्ञानी है, इसीलिए उसमें सीखने की, जानने की प्यास होती है। सही बात है। लेकिन जिसे किताबी ज्ञान है वो ये मानकर बैठ जाता है कि वो जानता है। ये जानने का जो भ्रम है यही महाअंधकार है, क्योंकि ये सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है और इंसान के अहंकार को और मजबूत करता है। और ओशो पंडित मनसाराम को उन्हीं के शब्दों में फंसा लेते हैं, है ना? हाँ, बड़ी चतुराई से पंडित जी कहते हैं मैं सत्य, चेतना, आनंद का स्वरूप हूँ, लेकिन अगले ही पल कहते हैं कि वो दुनिया में धर्म का झंडा फहराना चाहते हैं। और वहीं ओशो उन्हें पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं पंडित जी, ये तो तोते की तरह रटी रटाई बातें। अगर आप सच में आनंद का स्वरूप है, अगर सब कुछ माया है, तो फिर कौन सा झंडा और कौन सी दुनिया? मतलब ये झंडा फहराने की इच्छा तो अहंकार की है, अनुभव की नहीं। एकदम। ओशो साफ कहते हैं कि ये ज्ञान आपका अपना नहीं है, ये उधार का है, किताबों से आया है। और उधार का ज्ञान आत्मा नहीं बनता, सिर्फ बोझ बनता है। ओशो का तरीका भी बड़ा अनूठा था। वो पंडित जी की इस बौद्धिक दीवार को तोड़ने के लिए तर्क के साथ साथ मजाक और कहानियों का भी इस्तेमाल करते थे। हाँ, उनका तरीका बहुत नाटकीय था। वो पंडित की गंभीरता को तोड़ने के लिए चुटकुलों का इस्तेमाल करते थे। जैसे वो तोते वाली कहानी सुनाते हैं। अच्छा। कि एक तोते को सिखाया गया था कि एक पैर का धागा खींचो तो राम बोलेगा, दूसरा खींचो तो रहीम। ठीक है। एक आदमी ने कौतूहल में आकर पूछा, और अगर मैं दोनों धागे एक साथ खींचूं तो क्या होगा? तोता झल्ला कर बोला, अबे गधे, गिर जाऊंगा। ये तो कमाल का उदाहरण है ना? हो। ओशो का मतलब साफ था, पंडित जी, आपका ज्ञान भी इसी तोते जैसा है, शास्त्रों के धागों पर टिका हुआ है। हकीकत का जरा सा झटका लगेगा, कोई ऐसा सवाल पूछ लेगा जो किताब में नहीं है, और आप गिर पड़ेंगे। इसीलिए ओशो अपनी जगह को कोई गुरुकुल या आश्रम नहीं बल्कि मधुशाला कहते हैं। मधुशाला, जहां अनुभव का नशा मिलता है, परंपरा का बासी ज्ञान नहीं। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प समानता दिख रही है। क्या? जैसे राधा ने अपने बच्चे को खोने की हकीकत से बचने के लिए एक झूठी दुनिया बना ली, वैसे ही पंडित जी ने अपने अज्ञान की हकीकत से बचने के लिए शास्त्रों के ज्ञान से एक झूठा स्व या सेल्फ बना लिया है। बिल्कुल सही। दोनों ही मामलों में ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। एक डिफेंस मैकेनिज्म? हाँ, एक में मन इतने गहरे सदमे में है कि वो सच का सामना नहीं कर सकता, और दूसरे में अहंकार इतना बड़ा है कि वो अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं कर सकता। एक दर्द से भाग रहा है और दूसरा अपने अहंकार को बचाने के लिए भाग रहा है। तो हमारे पास एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और एक आध्यात्मिक बहस। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है, इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, दोनों स्रोत हमें एक भ्रम की दुनिया में जीने के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन इन भ्रमों का स्वभाव अलग अलग है। कैसे? राधा का भ्रम बहुत निजी है, जो उसके अपने दर्द से पैदा हुआ है। वो किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती, वो बस अपनी हकीकत में जीना चाहती है। जबकि पंडित का भ्रम सार्वजनिक है, वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए है, वो गर्व से पैदा हुआ है। और दोनों ही दुनियाओं को बाहर से चुनौती मिलती है, ये कॉमन है। हाँ, यही सबसे अहम बात है। राधा की दुनिया को उसका परिवार और डॉक्टर चुनौती देते हैं। उनका मकसद है उसे उस काल्पनिक दुनिया से निकालकर एक साझा हकीकत में वापस लाना, ताकि उसका इलाज हो सके। बिल्कुल। और पंडित की दुनिया को ओशो चुनौती देते हैं।
उनका मकसद पंडित को सामाजिक हकीकत में लाना नहीं, बल्कि उसे उस झूठे ज्ञान से निकालकर आत्म जागरूकता की एक गहरी हकीकत में ले जाना है। तो दोनों ही कहानियां हकीकत के साथ एक टकराव पर आकर खत्म होती हैं। एक टकराव पर। राधा के लिए वो पल जब उसे ये मानना पड़ता है कि उसकी बेटी असली नहीं है, वो एक भयानक टकराव है। और पंडित के लिए ओशो का ये निमंत्रण कि अपना सारा ज्ञान छोड़कर फिर से एक बच्चे की तरह अज्ञानी बन जाओ, ये उसके अहंकार के लिए एक बहुत बड़ा टकराव है। तो आज हमने देखा कि मन कैसे कैसे खेल खेल सकता है। वो जारन की राधा की तरह गहरे सदमे से निपटने के लिए एक पूरी की पूरी वैकल्पिक दुनिया बना सकता है, जिसमें झूठे लोग और झूठी यादें हों। हाँ, या फिर जैसा ओशो वर्णन करते हैं, वो अपने अहंकार को बचाने के लिए ज्ञान की एक ऊंची मीनार खड़ी कर सकता है जो अंदर से खोखली हो। और हमने उस टकराव को भी देखा जो तब पैदा होता है जब हकीकत उन दुनियाओं में सेंध लगाती है। सही कहा। फिल्म जारन हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है, राधा की समस्या मनोवैज्ञानिक थी या कोई अलौकिक श्राप? इसका जवाब शायद जानबूझकर धुंधला रखा गया है। लेकिन शायद इन दोनों स्रोतों से जो ज्यादा गहरा सवाल गूंजता है वो ये है, हमारी अपनी हकीकत जिसे हम सच मानते हैं, वो किस हद तक हमारे मन की बनाई हुई है? एक बहुत बड़ा सवाल है। राधा की दुनिया एक चरम उदाहरण थी, लेकिन क्या हम सब भी खुद को कहानियां नहीं सुनाते? सुनाते हैं, बिल्कुल सुनाते हैं। क्या हम ऐसे विश्वासों को पकड़कर नहीं बैठते जो हमारी दुनिया को एक खास आकार देते हैं, भले ही वो हकीकत से मेल ना खाते हों? सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा अगर हम उन धागों पर सवाल उठाना शुरू कर दें जो हमारी अपनी हकीकत को एक साथ जोड़े हुए हैं।